कहानी शुरू हुई एक ऐसे वीरान टापू से जहां जमीन से ज्यादा खौफ वहां की हवाओं में था। ये जगह जहरीले सांपों का घर थी, जहां चार दोस्त अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचते थे। उनका मकसद बस एक था, इन खतरनाक सांपों को पकड़ना और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाना। उस दिन भी वो इसी उम्मीद में वहां उतरे कि कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा। टापू पर कदम रखते ही उन्होंने अपना पुराना और आजमाया हुआ तरीका अपनाया। एक मुर्गे की टांग में मजबूत रस्सी बांधी गई और उसे जमीन के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में धीरे से उतार दिया। उनका प्लान सिंपल था, जैसे ही कोई बड़ा अजगर उसे निगलने की कोशिश करेगा, वो रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर अचानक रस्सी में एक जोरदार झटका लगा। सैनथियाओ, जो सबसे आगे खड़ा था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची, मगर अगले ही पल वो मजबूत रस्सी बीच से टूट गई। ये वो लम्हा था जब सैनथियाओ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वहां सिर्फ डर नजर आने लगा। उसे यकीन हो गया कि उस अंधेरी सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपा है। बिना ज्यादा सोचे उसने एक खतरनाक फैसला किया और खुद अंदर जाने की तैयारी कर ली। उसने अपने साथियों को साफ कह दिया था कि जैसे ही वो इशारा करे, सब मिलकर उसे फौरन बाहर खींच लें। बात खत्म होते ही सैनथियाओ उस संकरी सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर जाते ही उसकी सांसें अटक गईं। वहां वाकई एक विशाल सांप मौजूद था, जिसे उसने फुर्ती से दबोच लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सुरंग बाहर से जितनी छोटी दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी और डरावनी है। अजीब सी आवाजें और वहां की घुटन उसे खतरे का सिग्नल दे रही थी। घबराकर उसने जोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों को बाहर खींचने का इशारा किया। लेकिन बाहर खड़ा अरबिंग, जो थोड़ा भारी शरीर का था, इस पूरी बात को मजाक समझ बैठा। उसे लगा सैनथियाओ बस उन्हें डराने का नाटक कर रहा है। वो हंसने लगा और मदद करने के बजाय सैनथियाओ के पैरों में गुदगुदी करने लगा। लेकिन उसका ये मजाक तब खत्म हुआ जब सैनथियाओ की चीखें सच में दहशत में बदल गईं। अब तीनों दोस्त घबराकर एक साथ रस्सी खींचने लगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग की गहराई से एक बेहद विशाल सांप बिजली की रफ्तार से झपटा और पल भर में सैनथियाओ को अपनी गिरफ्त में लेकर अंदर खींच ले गया। पागल हुए अरबिंग ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ सुरंग में डाला, लेकिन अगले ही सेकंड एक और सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया। दोस्तों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से अरबिंग को बाहर निकाला और उसके हाथ से लिपटे उस सांप को मार गिराया, मगर नुकसान हो चुका था। सुरंग के अंदर से अब जो डरावनी आवाजें आ रही थीं, वो किसी आम सांप की तो बिल्कुल नहीं थीं। सबको लगने लगा कि वहां कोई बेहद खौफनाक चीज छिपी है। डर इस कदर हावी हुआ कि वो सब बिना पीछे मुड़े अपनी नाव की तरफ भागे। रात हो चुकी थी और आसमान से तेज बारिश गिरने लगी। उनकी नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अरबिंग अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। अरबिंग के मन में बार बार बस एक ही बात घूम रही थी कि सैनथियाओ की मौत का जिम्मेदार वही है। इसी पछतावे को लेकर नाव पर बहस शुरू हो गई, लेकिन तभी अचानक नाव को नीचे से एक जोरदार टक्कर लगी। उस झटके ने सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। उन सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि कहीं टापू वाला वो खौफनाक मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए यहां तक तो नहीं आ गया। अभी वो कुछ समझ पाते कि तभी नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव बुरी तरह डगमगा गई और डाबिंग अपना बैलेंस खोकर सीधा ठंडे पानी में जा गिरा। डाबिंग को गिरते देख बामियान बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत नाव के ऊपरी हिस्से पर चढ़ा और लाइट ऑन कर दी। उधर अरबिंग ने भी फुर्ती दिखाई और रस्सी से बंधा टायर पानी में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ, लेकिन वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। इसी बीच जैसे ही अरबिंग की नजर बामियान की तरफ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बामियान के ठीक पीछे एक बेहद विशाल सांप खड़ा था। अगले ही पल वो सांप वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे पानी में घुल गया हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस शिकारी ने पानी में गिरे डाबिंग पर हमला कर दिया और पल भर में उसकी जान ले ली। अरबिंग ने हिम्मत जुटाई और भाले से उस सांप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई आम सांप नहीं था। उसने पलटकर इतना तगड़ा हमला किया कि अरबिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस मॉन्स्टर का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान अकेला बचा था। उस विशाल सांप का साइज देखकर उसकी रूह कांप गई। वो हाथ जोड़कर सांप के आगे गिड़गिड़ाने लगा, बार बार कहने लगा कि अगर आज उसकी जान बच गई तो वो जिंदगी में कभी सांप नहीं पकड़ेगा। मगर सांप पर कोई असर नहीं हुआ। वो रेंगता हुआ नाव पर चढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर वहां रखे एक कैमरे के पास गई, जहां कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थीं। वो दरअसल सांप के अंडे थे। यही वो असली वजह थी जिसकी वजह से वो विशाल सांप इस नाव का पीछा कर रहा था। अपने अंडों को देखते ही वो और भी ज्यादा खूंखार हो गया और अगले ही पल बामियान का खेल भी खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद कहानी एक नई जगह पर पहुंची। एक औरत घबराई हुई हालत में शेन नाम के एक आदमी को अपने घर ले जा रही थी। शेन एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर था, जिसे उस औरत ने घर में घुसे सांप को पकड़ने के लिए बुलाया था। घर के अंदर कदम रखते ही शेन की नजर वहां रखे कुछ अंडों पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि वो अंडे उस औरत का पति कहीं से उठाकर लाया था। शेन को सारा माजरा समझ आ गया। उसने साफ कह दिया कि सांप इन अंडों की वजह से ही यहां तक आया है। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। शेन बिना वक्त गंवाए तुरंत ऊपर की ओर भागा। कमरे के एक कोने में वह औरत, उसका पति और मासूम बच्चा खौफ से दुबके हुए बैठे थे। उनके ठीक सामने वही जहरीला सांप फन फैलाए मौत बनकर खड़ा था। शेन को देखते ही सांप ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेन अपने काम का उस्ताद था। उसने पलक झपकते ही सिर्फ एक साधारण रस्सी का इस्तेमाल किया और उस खतरनाक सांप को बड़ी आसानी से काबू में कर लिया।
जब उस बच्चे ने राहत की सांस लेते हुए शेन का शुक्रिया अदा किया तो शेन ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि सांप कभी बुरे नहीं होते। उसने बच्चे से कहा कि अपने पिता को समझाना कि आज के बाद कभी किसी सांप के अंडे न चुराए। तभी वहां शेन का दोस्त माफिन पहुंचा। उसने आते ही अपना मोबाइल शेन की तरफ बढ़ा दिया जिस पर एक न्यूज क्लिप चल रही थी। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले समंदर में हुई उस रहस्यमयी घटना के बाद अब पुलिस को किनारे पर बामियान की लाश और उसका कुछ सामान मिला है। लाश की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। यह खबर देखते ही शेन एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के दफ्तर जा पहुंचा। वहां उसने सबके सामने बामियान की लाश की तस्वीरें रखी और सबको एक बेहद डरावनी बात समझाई। उसका कहना था कि लाश पर बने ये दांतों के निशान किसी आम सांप के हो ही नहीं सकते। ये निशान एक टाइटन पाइथन के थे जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसे विशाल शिकारी सिर्फ एक ही जगह मिल सकते थे, स्नेक आइलैंड पर। शेन का मानना था कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त नहीं है। उसने सरकार से अपील की कि स्नेक आइलैंड को तुरंत नेचर रिजर्व घोषित कर दिया जाए, लेकिन वहीं बैठी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की सीनियर अफसर जाओ ने उसकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। जाओ का कहना था कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे विशाल सांप तो धरती से करीब 28 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। शेन ने बहस करने के बजाय चुपचाप एक सबूत पेश कर दिया। उसने बामियान के कैमरे से मिली वो आखिरी वीडियो प्ले कर दी जिसमें उस खौफनाक टाइटन पाइथन की साफ झलक दिख रही थी। वीडियो खत्म होते ही कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। एसोसिएशन ने फैसला किया कि जाओ खुद शेन के साथ उस खतरनाक टापू पर जाएगी ताकि सच का पता लगाया जा सके। लेकिन निकलने से पहले जाओ को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। शेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, बल्कि वो पहले फौज में रह चुका था और लोग उसे स्नेक किंग के वंशज के नाम से जानते थे। उधर दूसरी तरफ कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। पैन, जो एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था, उसने 4 वीरान टापुओं को एक आलीशान टूरिज्म प्रोजेक्ट में बदलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इन द्वीपों में वो खौफनाक स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पैन इस प्रोजेक्ट में अपना काफी पैसा फंसा चुका था, इसलिए अब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाहता था। इसी काम के लिए वो जिन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा जो ब्लैक मार्केट में सांपों की तस्करी के लिए बदनाम था। पैन जानता था कि अगर टापू से सांपों का नामो निशान मिटाना है तो उसे जिन जैसे बेरहम लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। उसने जिन के सामने सोने की ईंटें रखी और साफ कह दिया कि शेन को हर कीमत पर रोकना होगा। अगर शेन ने यह साबित कर दिया कि वहां टाइटन पाइथन मौजूद है तो पैन का करोड़ों का प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता। जिन ने भी बिना वक्त गंवाए हामी भर दी कि वो ऐसा होने ही नहीं देगा। अगले ही दिन शेन अपनी साथी जाओ और दोस्त माफिन के साथ एक नाव लेकर उसी खतरनाक टापू की ओर निकल पड़ा। रास्ते में शेन ने जब दूरबीन से नजर दौड़ाई तो उसे थोड़ी दूरी पर एक दूसरी नाव दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आ गया कि जिन अपने गुंडों के साथ उसी तरफ जा रहा था। शेन को यह समझते देर नहीं लगी कि पैन और जिन के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपने आदमियों के साथ वहां डेरा डाल दिया और फौरन उस विशाल टाइटन पाइथन को पकड़ने का जाल बुनने लगा। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी फिजा बदलने लगी। जिनका एक आदमी मुताऊ थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ गया था। वहीं पास में बंधा उसका कुत्ता अचानक पागलों की तरह भौंकने लगा। कुत्ते को झाड़ियों में किसी चीज का एहसास हुआ और अगले ही पल वो अपनी रस्सी टुड़ाकर उन्हीं झाड़ियों में जा घुसा और फिर कभी वापस नहीं आया। मुताऊ के पसीने छूटने लगे। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत भारी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ देर बाद मुताऊ लड़खड़ाते हुए वापस टेंट की तरफ भागा। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो मौत के मुंह से बचकर आया है। तभी उसके पीछे से एक विशाल कोबरा बाहर निकला। वो कोबरा ही मुताऊ की इस हालत की वजह था। कोबरा को देखते ही वहां भगदड़ मच गई। तभी वो कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। वहां सन्नाटा छा गया क्योंकि उस आदमी की एक छोटी सी हरकत उसकी जान ले सकती थी। तभी पास के टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर निकले जो आपस में भाई बहन थे। इतने खतरनाक माहौल में भी उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया। उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू किया ताकि यह तय हो सके कि कोबरा को कौन पकड़ेगा। यह खेल हंग नाम के आदमी ने जीत लिया। हंग इस काम में इतना माहिर था कि उसने देखते ही देखते कोबरा को काबू किया और उसे एक बैग में कैद कर दिया। उसने वो बैग ले जाकर जिनको सौंप दिया। इसी बीच शेन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने आते ही जिनसे 2 टूक कह दिया कि उस कोबरा को तुरंत छोड़ दिया जाए। बातों बातों में बात बढ़ गई और माहौल गर्म हो गया। जिन ने तंज कसते हुए कहा कि अगर शेन की बाजुओं में दम है तो वो बैग छीन कर ले जाए। अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शेन का फौजी बैकग्राउंड यहां साफ दिख रहा था। उसकी चालें इतनी तेज और सटीक थीं कि उसने चंद लम्हों में जिन को पस्त कर दिया और कोबरा वाला बैग अपने कब्जे में ले लिया। अपने बॉस को हारता देख जिनके गुंडों ने तुरंत शेन, माफिन और जाओ पर बंदूकें तान दी। लगा कि अब खून खराबा होकर रहेगा, लेकिन जिन ने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रोक दिया। उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। भले ही वो ये बाजी हार चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। उधर शेन और उसके साथियों ने उस कोबरा को सुरक्षित तरीके से जंगल में आजाद कर दिया। इसके बाद वो लोग पूरे इलाके में टाइटन पाइथन की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। देखते ही देखते रात गहराने लगी और आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए शेन उन्हें एक पुराने कॉटेज की तरफ ले गया। ये कॉटेज कभी शेन के दादाजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जो अब जंगल के बीचों बीच बिल्कुल सुनसान और अलग थलग खड़ा था। जैसे ही उन सब ने कॉटेज के अंदर कदम रखा, हवा में सड़ी हुई मछली जैसी एक तीखी बदबू फैल गई। उस बदबू ने शेन के कान खड़े कर दिए। उसे अंदेशा हो गया कि शायद वो विशाल टाइटन पाइथन हाल ही में यहीं कहीं से गुजरा है।
तीनों बड़ी सावधानी से कॉटेज का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक अंधेरे कोने पर पड़ी। वहां एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखते ही माफिन और जाओ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पूरे कॉटेज में एक अजीब सा सन्नाटा और डर पसर गया। जब शेन ने हिम्मत जुटाकर उस लाश को करीब से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अरबिंग की थी। शरीर की हालत देखते ही जाओ समझ गई कि ये कोई आम मौत नहीं थी, उसे जिंदा निगला गया था, जो साफ तौर पर उस बड़े सांप का काम था। शेन ने फौरन तय किया कि जैसे ही फोन का नेटवर्क मिलेगा वो पुलिस को इसकी खबर देगा ताकि अरबिंग का सही से अंतिम संस्कार हो सके। तभी उनकी नजर कॉटेज की एक दीवार पर पड़ी जहां एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। खतरे को भांपते हुए तीनों ने मिलकर उस छेद के सामने भारी सामान लगा दिया ताकि कोई भी शिकारी अंदर न घुस सके। थोड़ी देर बाद जाओ कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और शेन सबके लिए खाना बनाने लगा। लेकिन कपड़े बदलते वक्त जाओ को एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे अंधेरे में छिपकर कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई मगर वहां कोई नहीं था। उस डर को वहम समझकर वो वापस शेन और माफिन के पास लौट आई। खाने के दौरान माफिन को शेन के दादाजी के एक पुराने संदूक से एक तस्वीर मिली। उस धुंधली तस्वीर में वही विशाल टाइटन पाइथन साफ दिखाई दे रहा था। अभी वो तस्वीर देख ही रहे थे कि शेन और जाओ को फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। शेन ने जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि उसे बाहर से बंद कर दिया गया है। उसी वक्त माफिन की चीख निकलने ही वाली थी। उसकी नजर अरबिंग की लाश पर ढके कपड़े पर गई जिसके नीचे कुछ हिल रहा था। शेन ने झटके से वो कपड़ा हटाया तो नीचे एक जहरीला सांप फुफकार रहा था। शेन ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़कर दूर फेंका, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगले ही पल एक दूसरे सांप ने माफिन को डस लिया। हालात बिगड़ते देख शेन ने आग जलाई और उन सांपों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत अपने बैग से एंटीडोट निकाला ताकि माफिन की जान बचा सके, मगर तभी पीछे से छिपे हुए जिनके एक आदमी ने आकर शेन को एक इंजेक्शन मार दिया। कुछ ही सेकंड में शेन का शरीर सुन्न होने लगा और वो बेबस होकर वहीं गिर पड़ा। वो हिल तक नहीं पा रहा था और दोनों जहरीले सांप दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगे। उधर बाहर जिनका एक आदमी जाओ को जबरदस्ती खींचकर कॉटेज से दूर ले गया और उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो जाओ के साथ कुछ गलत करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से साया लहराया और विशाल टाइटन पाइथन बाहर निकला। एक ही झटके में उसने उस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और घसीटते हुए घने जंगल के अंदर ले गया। जाओ किसी तरह उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब रही और बदहवास होकर वापस कॉटेज के अंदर भागी। वहां शेन और माफिन की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन अधमरी हालत में भी शेन ने बड़ी मुश्किल से पास पड़े एंटीडोट की तरफ इशारा किया। जाओ ने बिना एक पल गंवाए दोनों को दवा दी और इस तरह उनकी जान बच गई। अगली सुबह जब हालात थोड़े संभले तो तीनों एक बार फिर उस शिकारी सांप की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर एक ऊंचे पेड़ से लटकी हुई सांप की विशाल केंचुली पर पड़ी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि टाइटन पाइथन इसी टापू पर कहीं मौजूद है। शेन जानता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं था, उसे दुनिया के सामने सच साबित करने के लिए और भी ठोस सबूत चाहिए थे। तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े योंग पर पड़ी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था मानो उसकी सांसें किसी भी पल थम जाएंगी। शेन ने फौरन अपना एंटीडोट निकाला और योंग को दे दिया, जिससे कुछ ही देर में उसकी हालत सुधरने लगी। इसी बीच जाओ की नजर योंग के कपड़ों पर लगे एक अजीब से चिपचिपे लिक्विड पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये निशान उसी विशाल पाइथन के थे। इसका मतलब साफ था कि वो सांप या तो अंडे दे चुका था या देने ही वाला था। इसके बाद वो लोग योंग को सहारा देकर जिन के ठिकाने पर ले आए। वहां मौजूद गुंडों को पहले तो लगा कि योंग की ये हालत शेन ने की है, जिससे माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन तभी योंग को होश आया और उसने सबको सच बता दिया कि उस पर हमला शेन ने नहीं बल्कि उस विशाल सांप ने किया था। सच्चाई सामने आते ही जिनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अपने भाई की जान बचाने के बदले उसने शेन को सोने की ईंटें देने की पेशकश की, लेकिन शेन ने उसे ठुकरा दिया। उसने साफ कहा कि उसने ये काम पैसों के लिए नहीं किया था। शेन ने जिन के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो वाकई एहसान मानना चाहता है तो पकड़े हुए सभी सांपों को आजाद कर दे और ये टापू छोड़ दे, मगर जिन अपनी जिद पर अड़ा रहा और पीछे हटने से मना कर दिया। काफी बहस के बाद शेन ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने जिन से कहा कि अगर वो कीमत चुकाना ही चाहता है तो बदले में उसे एक गाड़ी दे दे। जिन इस बात पर मान गया और उसने शेन को गाड़ी सौंप दी। इसके बाद शेन, जाओ और माफिन वहां से रवाना हो गए। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त जाओ के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने शेन से कहा कि उसके अंदाजे के मुताबिक पाइथन अब तक अंडे दे चुका होगा और अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो इस टापू पर तबाही मचनी तय थी। पाइथन के बच्चों के बचने के चांस वैसे ही बहुत कम होते हैं, इसलिए शेन ने साफ कर दिया कि उन्हें वो अंडे हर हाल में अपने साथ ले जाने होंगे। इस टापू पर टाइटन पाइथन की मौजूदगी साबित करने के लिए इससे बड़ा और ठोस सबूत कोई और हो ही नहीं सकता था। चलती गाड़ी में शेन ने आखिरकार जाओ को अपनी सच्चाई बता ही दी। उसने बताया कि वो स्नैक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की हिफाजत करना ही उसके खानदान का असली मकसद रहा है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन शेन ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। बामियान की मौत के बाद जब उसने उस पाइथन की रिकॉर्डिंग देखी तब जाकर उसे अपने दादाजी की बातों पर यकीन हुआ। शेन ने साफ कहा कि वो चाहता है कि सरकार इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित कर दे ताकि लालच में आकर लोग यहाँ न आए और अपनी जान न गंवाएं। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के सामने से वही विशाल टाइटन पाइथन गुजर गया। वो इतना करीब था कि सबकी सांसें वहीं थम गईं। बिना वक्त गंवाए शेन ने गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा शुरू कर दिया।
ताकि इस बार पक्के सबूत के तौर पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन तभी अचानक सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसमें जिन का गुंडा खोंग अपनी बहन के साथ मौजूद था। उन दोनों को गलतफहमी थी कि उनके भाई की मौत के पीछे शेन का हाथ है। बात करने के बजाय उन्होंने सीधे हमला बोल दिया। काफी देर तक उनके बीच जबरदस्त हाथापाई चलती रही। आखिरकार शेन ने खोंग को धोबी पछाड़ देकर बेहोश कर दिया और माफिन ने उसकी बहन को काबू में कर लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जाओ कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिना देर किए दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। उधर जाओ अकेली ही टाइटन पाइथन का पीछा करते करते उसकी अंधेरी गुफा तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि पाइथन गुफा से बाहर निकल चुका है। हिम्मत जुटाकर जाओ ने टॉर्च जलाई और नीचे झांका तो उसे वहां कई बड़े बड़े अंडे दिखाई दिए। यही वो सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। पाइथन के बाहर होने का फायदा उठाकर जाओ रस्सी के सहारे नीचे उतर गई और अंडों को करीब से देखने लगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पाइथन वापस लौट रहा है। घबराकर उसने तुरंत एक अंडा अपने बैग में डाला और ऊपर चढ़ने लगी। उसी पल किसी ने नीचे से उसका पैर मजबूती से पकड़ लिया। ये वही आदमी था जिसने पहले कॉटेज के बाहर जाओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। टाइटन पाइथन ने उसे निगल तो लिया था, लेकिन वो किसी तरह मौत के मुंह से बच निकला था और अब बदले की आग में जल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर वो मरेगा तो जाओ को भी अपने साथ लेकर मरेगा। तभी जाओ को याद आया कि तलाश के दौरान उसने एक सांप का थोड़ा सा जहर निकालकर अपने पास रखा था। उसने तुरंत वो जहर निकाला और उस आदमी की आंखों में डाल दिया। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी जोर जोर से चीखने लगा। जाओ ने मौका पाकर खुद को संभाला और तेजी से रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ गई। छीना झपट्टी में उस आदमी के हाथ से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। उसने आखिरी कोशिश में जाओ की रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी टाइटन पाइथन गुफा में दाखिल हो गया। अपने टूटे हुए अंडे को देखकर वो विशाल शिकारी पूरी तरह बेकाबू हो गया। अगले ही पल उस विशाल शिकारी ने उस आदमी को अपनी ताकतवर पकड़ में जकड़ लिया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। गुफा के अंदर गूंजती उस दहशत भरी चीख के साथ जाओ को समझ आ गया कि असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। जाओ अपनी जान बचाकर पागलों की तरह गुफा से बाहर की ओर भागी। खुशनसीबी से जंगल के किनारे उसे शेन और माफिन मिल गए, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। पीछे से टाइटन पाइथन के सरकने की वो भारी और डरावनी आवाजें अब बिल्कुल करीब आने लगी थीं। शेन और माफिन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने झट से जाओ को गाड़ी के अंदर खींचा और वहां से गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी के अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। शेन की नजरें जाओ पर टिकी थीं और उसने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा कि क्या वो डीएनए सैंपल के अलावा वहां से कुछ और भी लाई थी। जाओ ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया, लेकिन शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे साफ समझ आ रहा था कि वो पाइथन बिना किसी बड़ी वजह के उनका पीछा नहीं कर रहा। जैसे ही माफिन ने जाओ का बैग खोला, सारा सच सबके सामने आ गया। बैग के अंदर वही अंडा था जिसे जाओ ने चोरी छिपे गुफा से उठाया था। शेन ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि अगर ये अंडा वापस नहीं रखा गया तो आज उन तीनों की मौत तय है। लेकिन जाओ किसी भी कीमत पर उस अंडे को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अचानक चाकू निकाला और माफिन के गले पर रख दिया। उसने शेन को हुक्म दिया कि वो बस गाड़ी तेज चलाता रहे। कुछ दूरी पर जाकर जब पाइथन थोड़ी पीछे छूट गई तो जाओ चलती गाड़ी से कूदकर जंगल की तरफ भाग निकली। मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि जिन और उसके गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। यहीं पर यह बड़ा खुलासा हुआ कि जाओ भी एक सीक्रेट मिशन पर थी। उसे टाइटन पाइथन का अंडा लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसी मकसद से वो शेन के साथ इस टापू पर आई थी, जिनके आदमी शेन और माफिन को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लाए। शेन ने उन्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर जिनके सिर पर तो सिर्फ उस पाइथन को पकड़ने का जुनून सवार था। उसने तीनों को रस्सियों से बांध दिया। जिन ने शेन और माफिन को एक बड़े लोहे के कंटेनर में बंद किया और उनके ऊपर जानवरों का खून उड़ेल दिया ताकि उस खूंखार सांप को चारे का लालच देकर बुलाया जा सके। खून की वो गंध ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी और कुछ ही देर में वहां पाइथन की एंट्री हो गई। कंटेनर के अंदर मौत को सामने देखकर शेन ने गजब की हिम्मत दिखाई। उसने बड़ी चालाकी से अपनी और माफिन की रस्सियां खोल दी। वो दोनों किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि जिन ने सीसीटीवी पर उनकी ये हरकत देख ली और बाहर से कंटेनर का दरवाजा लॉक करवा दिया। वे दोनों एक बार फिर मौत के पिंजरे में फंस चुके थे। ये सब दूर से जाओ देख रही थी। उसने भी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ खोले और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जिनके गुंडे उसके पीछे लपके, लेकिन उसने योंग के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना लिया। मौका मिलते ही वो कंटेनर के ऊपर जा चढ़ी। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। जाओ ने बिना एक पल गंवाए कंटेनर के ऊपर बनी वो छोटी सी खिड़की खोल दी। अंदर फंसे शेन और माफिन ने पाइथन के हमलों से बचते हुए बाहर छलांग लगाई और सीधे जिनके गुंडों पर टूट पड़े। मैदान ए जंग में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। हंग शेन पर भारी पड़ रहा था और उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक टाइटन पाइथन वहां आ धमका। उसने हंग को अपनी गिरफ्त में लिया और देखते ही देखते उसका खेल खत्म कर दिया। उधर माफिन भी बुरी तरह पिट रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने कंटेनर का मुख्य दरवाजा खोल दिया। अंदर कैद वो गुस्से से भरा पाइथन अब पूरी तरह आजाद था। बस फिर क्या था, वहां तबाही का वो मंजर शुरू हुआ जिसे देखकर रूह कांप जाए। पूरा इलाका एक खौफनाक जंग के मैदान में बदल चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस विशाल शिकारी से बचना नामुमकिन था। देखते ही देखते टाइटन पाइथन ने जिनके भाई योंग को भी अपना शिकार बना लिया। अपने भाई की मौत देखकर जिन पूरी तरह पागल हो गया। उसने इस पूरी तबाही का जिम्मेदार शेन को ठहराया और गुस्से में आग बबूला होकर लकड़ी काटने वाले एक बड़े ब्लेड से उस पर टूट पड़ा। शेन की जान जाते जाते बची जब एन मौके पर माफिन ने दौड़कर जिनको जोरदार धक्का दे दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जाओ ने वो अंडा उठाया और सीधा नाव की तरफ भाग निकली।
उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस मौत के टापू से बाहर निकलना। लेकिन इससे पहले कि वो नाव तक पहुंच पाती, जिन वहां आ धमका और उसने जाओ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जैसे ही जिन ने नाव स्टार्ट करने की कोशिश की, शेन और माफिन भी वहां पहुंच गए। जिन ने फौरन जाओ के गले पर चाकू टिका दिया और उन दोनों को पीछे हटने को कहा। तभी हिम्मत दिखाते हुए जाओ ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया, जिससे बौखलाकर जिन ने उसकी पीठ में चाकू उतार दिया। तभी शेन ने पास पड़ा आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर जिन पर दे मारा और उससे भिड़ गया। मुकाबला बराबरी का था और जिन एक बार फिर शेन पर भारी पड़ने ही वाला था कि तभी माफिन ने दोबारा बीच में आकर शेन की जान बचा ली। उसी वक्त शेन की नजर पानी में तैरते उस विशाल पाइथन पर पड़ी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। शेन समझ चुका था कि जब तक वो अंडा वापस नहीं किया जाता तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने हार मानकर वो अंडा लौटाने का फैसला किया, मगर लालच में अंधा हो चुका जिन चाकू लेकर सीधा पाइथन के सामने जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल वो खूंखार सांप उस पर झपटा और जिन पल भर में उसका निवाला बन गया। पाइथन ने बड़े आराम से अपना अंडा उठाया, एक पल के लिए शेन और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से लौट गया। इतनी तबाही और अपने साथियों की मौत के बाद जाओ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी बेवकूफी के लिए शेन से माफी मांगी और जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अब उसे समझ आ चुका था कि हर चीज लालच से नहीं बल्कि कुदरत के सम्मान से चलती है। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन जाओ के मन में अब भी एक सवाल था। उसने शेन से पूछा कि क्या अब उनके पास इतना सबूत बचा है जिससे इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित करवाया जा सके। शेन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो उसके दादाजी ने सालों पहले उस पाइथन की खींची थी। वही वो आखिरी सबूत था जो इस जगह को इंसानी दखल से बचा सकता था। लेकिन शेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कि अगर किसी चीज को सच में बचाना हो तो उसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ही सबसे बेहतर होता है। ये कहते ही उसने वो आखिरी तस्वीर भी समुद्र की लहरों में उछाल दी। वो फोटो धीरे धीरे पानी में डूबती चली गई और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए